नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। वी वैद्यनाथन जी ने एक बीएफएसआई 2.0 अनलॉक का एक मीटिंग हुआ था, उसके रिलेटेड उन्होंने वो मीटिंग में क्या कहा था इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर है इसमें फिलहाल में क्या इम्पैक्ट आया है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ये चैनल पे काफी डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस मिलेंगे, या इसके अलावा जो क्वार्टरली के रिजल्ट्स होते हैं इसके बारे में हम ये जो चैनल है उसमें काफी डिटेल में डिस्कस किया है। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी एक्टिव हूँ, तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। तो ये जो इवेंट हुआ था बीएफएसआई 2.0 अनलॉक, ये इवेंट का नाम था, जिसको तमल बंडोपाध्याय, ये एक ऑथर है, इन्होंने होस्ट किया था। आपको मैंने तमल बंडोपाध्याय के बारे में पहले भी बताया था। इसके रिलेटेड उन्होंने एक 2-3 बुक्स लिखी है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक के रिलेटेड उन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है बैंक फॉर अ बक। ये बुक में उन्होंने ये बताया कि एचडीएफसी बैंक की शुरुआत कैसे हुई, बाद में उसके आगे जाके ग्रोथ कैसे हुई, ये सारे जो माइन्यूट डिटेल्स है उन्होंने ये जो बुक है उसमें शेयर की है। इसके अलावा उसका नेक्स्ट वर्जन भी आया है, वो भी आप रीड कर सकते हो। और बंधन बैंक के बारे में भी उन्होंने ऐसा ही एक बुक लिखा है, वो काफी अच्छा बुक है। ये दोनों जो बुक्स है मैंने रीड किया है, तो इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप अमेजोन पे जाके भी ये जो बुक्स है उसको रीड कर सकते हो। मैंने दोनों बुक्स को रीड किया है और मुझे काफी अच्छे बुक लगे। तो जो तमल बंडोपाध्याय है ये बेसिकली बिजनेस स्टैंडर्ड का एक ये इवेंट था और उसमें वो होस्ट थे। तो यहाँ पे पहले आप देखो तो शक्तिकांता दास, ये जो आरबीआई के चेयरमैन है, उन्होंने पहले इंट्रोडक्टरी जो स्पीच है उन्होंने दिया। तो इसमें मुझे 2 इंपॉर्टेंट चीजें लिखी। पहली चीज उन्होंने मेंशन की कि जो बैंकिंग का सेक्टर है फिलहाल में, उसमें आगे जाके कुछ स्ट्रेस आ सकता है, जो एनपीएस है वो ओवरऑल बैंकिंग के बढ़ सकते हैं और कुछ इश्यूज बैंकिंग सेक्टर में आ सकते हैं, और उनके तरफ से जो भी पॉसिबल चीजें हैं वो फिलहाल में वो कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने काफी अलग अलग अनाउंसमेंट्स की थी, लिक्विडिटी पुश किया था ये सेक्टर में, या इसके अलावा उन्होंने मॉनिटोरियम का भी इंट्रोडक्शन किया था। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया। और इसके अलावा सेकंड पॉइंट आप देखोगे तो उन्होंने ये मेंशन किया है कि फिलहाल में जो बैंक्स है वो काफी रिस्क अवर्स हो गए। इसका मतलब कोई भी बैंक को ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, उनको ज्यादा लोन्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हैं। यानी बैंक्स ने जो लोन्स दिए हैं तो बैंक को ये श्योरिटी नहीं है कि क्या उनके जो कस्टमर्स है ये जो लोन्स उन्होंने दिए हैं वो क्या रीपे कर पाते हैं या नहीं, इसीलिए बैंक काफी कंजर्वेटिव हो गए हैं। ऐसे शक्तिकांता जी का बेसिकली आप देखो तो स्टेटमेंट था। तो इसके ऊपर बैंक्स ने ये कहा है कि हम ज्यादा रिस्क अवर्जन नहीं कर रहे हैं, पर हम एक प्रूडेंट बैंकिंग कर रहे हैं। ये जो कंप्लीट मीटिंग था एक बीएफएसआई 2.0 अनलॉक का, इसमें अलग अलग बैंकिंग के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि यूनियन बैंक हो गया है। इसके अलावा आप देखोगे तो एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी, इसके अलावा भी काफी अलग अलग लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि एसबीआई के चेयरमैन हो गए रजनीश कुमार, या आदित्य पुरी एचडीएफसी बैंक के, या पीएनबी बैंक के। ऐसे बहुत सारे लोगों ने ये जो मीटिंग था उसमें पार्टिसिपेट किया था और सबने अपने जो व्यूज है यहाँ पे शेयर किए थे, जहाँ पे वी वैद्यनाथन जी आईडीएफसी बैंक के यहाँ पर वो भी प्रेजेंट है। तो एग्जैक्टली उन्होंने ये मीटिंग में क्या कहा इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। तो उसके रिलेटेड वी वैद्यनाथन जी ने फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहा था कि उन्होंने जब भी असेसमेंट किया था उनके बुक्स का, या उन्होंने जो लोन्स दिए थे मार्च मंथ में जब भी एनुअल रिपोर्ट आया था, तो एनुअल रिपोर्ट में इन्होंने ये कहा था कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021 होगा ये एक वॉश आउट ईयर हो सकता है, एक कंसोलिडेशन ईयर हो सकता है। यहाँ पर कोई भी वो ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो उन्होंने बेसिकली मार्च और अप्रैल में कहा था, जब भी आप देखो तो कंटिन्यूसली स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। पर उसके बाद में आप देखोगे तो लॉकडाउन थोड़ा कम हो गया है। उसके बाद में आप देखो तो जैसे कि जून, जुलाई, अगस्त, या अभी अगस्त भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है, तो उसमें उन्होंने रीअसेसमेंट किया, उन्होंने जो लोन्स दिए हैं, और फिलहाल में उनको ये लग रहा है कि जो उन्होंने पहले कहा था एक वॉश आउट ईयर हो सकता है, उसके कंपैरिजन में उनको फिलहाल में ये लग रहा है कि उनके जो रिटेल के लोन्स है वो लगभग 10 to 15% से यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, क्योंकि जो बाकी बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स है वो इतने पॉजिटिव नहीं थे। उसके कंपैरिजन में वैद्यनाथन जी को ये लग रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो रिटेल का सेगमेंट है, यानी रिटेल के जो लोन्स है, वो 10 to 15% से ग्रो कर सकते हैं। ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट उन्होंने ये कहा कि ऐसे कौन से सेक्टर्स है जिसको कोविड के रिलेटेड कोई भी इंपैक्ट नहीं आया है। तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि केमिकल सेक्टर हो गया, या फार्मास्यूटिकल हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, रूरल का सेक्टर हो गया, या इसके अलावा भी आप देखोगे तो एग्री रिलेटेड जो इकोनॉमी है उसमें ज्यादा यहाँ पर कोई इंपैक्ट नहीं आया है, और वहां पे वो ज्यादा फोकस करेंगे आगे जाके, ताकि उनकी जो लोन बुक है वो थोड़ी डाइवर्सिफाई भी हो जाएगी, या इसके अलावा उनको ज्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। और इसके अलावा भी उन्होंने और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गोल्ड लोन की शुरुआत की है। तो गोल्ड लोन के रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया था, जहां पर मैंने मनप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस का जो बिजनेस मॉडल है
यहाँ पे उसको मैंने कंपेयर किया था। इसके रिलेटेड एक बीच में एक न्यूज आया था आरबीआई के रिलेटेड कि जो बैंक्स का लोन टू वैल्यू है वो उन्होंने बढ़ा के 75% से बढ़ा के 90% का कर दिया है, ताकि यहाँ पर आप देखो तो बैंकिंग जो सेक्टर है उसमें काफी एडवांटेज मिल गया है। और ये जो गोल्ड फाइनेंसिंग का सेगमेंट है वो काफी सेफर सेगमेंट होता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो कोई भी एनपीए नहीं होता है, क्योंकि इसके रिलेटेड जो कोलैटरल होता है वो गोल्ड होता है। सपोज जो कस्टमर है उसने आगे जाके डिफॉल्ट कर देता है, यानी वो लोन रीपे नहीं कर पाता है, तो जो बैंक होता है या जो एनबीएफसी होता है वो आगे जाके जो इसका जो फिजिकल लोन है जो कस्टमर ने दिया है वो आगे जाके वो आप देखो तो उसका ऑक्शन कर देता है। इसका मतलब गोल्ड को सेल कर सकता है। इसीलिए गोल्ड फाइनेंसिंग ये जो सेक्टर है वो काफी सेफर सेक्टर है। तो यहाँ पर काफी अलग अलग जो बैंक्स है उन्होंने गोल्ड फाइनेंसिंग सेक्टर में एंट्री करना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक, एसबीआई ने भी यहाँ पर एंट्री किया है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस ने भी यहाँ पर एंट्री किया है। इसीलिए मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो गोल्ड फाइनेंसिंग एनबीएफसीज है इसके रिलेटेड उनको कुछ इश्यूज आ सकता है, क्योंकि ये जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज है उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग काफी ज्यादा होता है, 9 to 10% का होता है। और उसके अगेंस्ट आप देखोगे तो वो जो लोन देते हैं वो लगभग 14-15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। इसके कंपैरिजन में आप बैंक्स को देखोगे तो बैंक का कॉस्ट ऑफ बोरिंग काफी कम होता है, 5 to 6% का होता है। और इसके अगेंस्ट आप देखो तो जो बैंक्स होते हैं वो लगभग 7-8%, 9% गोल्ड लोन देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसके वजह से जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज है इनको कुछ निगेटिव इफेक्ट मिल सकता है। एलटीवी भी इसका एक रीजन है। तो इसके रिलेटेड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी गोल्ड लोन का जो सेगमेंट है उसमें उन्होंने एंटर किया है। इसके अलावा आप थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखोगे तो वैद्यनाथन जी ने ये कहा था, जब आप Q1 2021 यानी जून का क्वार्टर देखोगे तो उन्होंने ये कहा था कि उनके टोटल लोन बुक का 28% जो लोन्स है वो अंडर मोरेटोरियम है। इसके कंपैरिजन में आप मार्च का क्वार्टर देखोगे तो तभी उनका टोटल लोन बुक का 45% अंडर मोरेटोरियम था। तो यहाँ पे 45% से 28% का डिक्लाइन आया था। और ये मीटिंग में उन्होंने ये कहा है कि सपोज हम एसबीआई का मेथड यूज करते हैं मोरेटोरियम को कैलकुलेट करने के लिए, तो हमारा एक्चुअल जो मोरेटोरियम होगा वो 28% नहीं होगा, 28% के जगह वो 15% का हो सकता है। और आप एक्चुअल में एसबीआई का देखोगे तो उन्होंने 9.5% जो टोटल लोन बुक है वो अंडर मोरेटोरियम उन्होंने डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पे सपोज एक्चुअल जो मोरेटोरियम है वो 28% के जगह 15% का हो गया, वो काफी बैंक के लिए आगे जाके अच्छा हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने और एक कमेंट किया था वैद्यनाथन जी ने कि अगस्त के एंड तक उनको ये एक्सपेक्टेड है कि जो 28% का मोरेटोरियम है वो कम होकर 10% तक का आ सकता है। तो सपोज ऐसे हो जाता है तो बैंक के फ्यूचर के लिए काफी अच्छा हो सकता है। इसके जो डिटेल्स है हमें आगे जाके देखने होंगे जो Q2 2021 का रिजल्ट आएगा। पर ओवरऑल मुझे लगा कि वैद्यनाथन जी काफी पॉजिटिव है। वो जो पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 ये एक वॉश आउट ईयर हो सकता है, यानी यहाँ पर कोई भी ग्रोथ नहीं होगा, एक कंसोलिडेशन का फेज होगा, तो उसके कंपैरिजन में उनको फिलहाल में ये लग रहा है कि टोटल उनका रिटेल का जो लोन बुक होगा वो 10 to 15% से यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है या ग्रो हो सकता है। तो ये मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और मोरेटोरियम भी आप देखोगे तो यहाँ पर 28% से उनको ये लग रहा है कि 15% तक का कम हो सकता है, और अगस्त के एंड में वो 10% तक का हो सकता है। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा वो गोल्ड फाइनेंस ये जो बिजनेस है उसमें भी उन्होंने एंट्री किया है, यानी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एंट्री किया है। इसके अलावा मैं आपको और एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। आप लास्ट ईयर देखोगे यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 देखोगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, जब ये शेयर 40-45 रुपीज के आसपास ट्रेड करता था, तभी ये जो बैंक ने उसने काफी अलग अलग जो प्रोविजंस किए हैं, जैसे कि डीएचएफएल के रिलेटेड उन्होंने एक प्रोविजंस किया है। इसके अलावा रिलायंस कैपिटल का उन्होंने एक बड़ा प्रोविजंस किया था। और थर्ड सबसे बड़ा प्रोविजन आप देखोगे तो वोडाफोन आइडिया के रिलेटेड उन्होंने लगभग 1600 करोड़ का प्रोविजन किया था, 50% ऑफ उन्होंने जो लोन्स दिया है। तो ये आप टोटल इसका करोगे तो लगभग 2300-2400 इसके आंसर आ जाता है। और इसकी वजह से 2020 ये जो ईयर है उसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने काफी एक बड़ा लॉस पोस्ट किया था। और मुझे लगता है कि उसके कंपैरिजन में आप फिलहाल में देखोगे तो उन्होंने मार्च में भी पॉजिटिव रिजल्ट पोस्ट किया है, जून में भी उन्होंने प्रॉफिट दिखाया लगभग 94 करोड़ का। और मुझे लग रहा है कि सितंबर का क्वार्टर और दिसंबर का क्वार्टर भी अच्छा ही होने वाला है, लगभग वो 100-120 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट पोस्ट कर सकते हैं। एक्चुअल जो पिक्चर हमें समझ में आएगा या जो क्लियरिटी मिलेगा वो मार्च के क्वार्टर में मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर हो गए यानी Q2 2021 और Q3 2021, यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ इश्यूज नहीं आएंगे और यहाँ पे आगे जाके वो प्रॉफिट पोस्ट कर सकते हैं। तो यदि आप कंपेयर करोगे फाइनेंशियल 2020 और फाइनेंशियल ईयर 2021 को, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 काफी अच्छा यहाँ पे वो परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर में उन्होंने ऑलरेडी काफी निगेटिव परफॉर्म किया है। पर आप कंपेयर करोगे ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में, वैसा यहाँ पर नहीं है। एक्सिस बैंक देखोगे या आप आईसीआईसीआई बैंक देखोगे तो उन्होंने 2020 ईयर काफी अच्छा परफॉर्म किया था,
पर उसके कंपैरिजन में आप यहाँ पर देखोगे 2021 ये ईयर में, ये काफी मोस्ट ऑफ द बैंक्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर 2021 ईयर में काफी सिग्निफिकेंट यहाँ पर इंपैक्ट आ जाएगा बाकी बैंक्स को, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का केस यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 2020 ये ईयर ऑलरेडी काफी खराब था। तो उसके कंपैरिजन में यदि जो बैंक है वो फाइनेंशियल ईयर 2020 में अच्छा परफॉर्म करता है तो हमें काफी अच्छा रैली शेयर प्राइस में देखने को मिल सकता है। जब ये बैंक लॉस पोस्ट कर रहा था तभी आप उसका प्राइस देखोगे तो 40 to 45 रुपीज के आसपास था, और फिलहाल में बैंक लास्ट 2 क्वार्टर से प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है, और फिलहाल में बैंक का जो प्राइस है वो लगभग 33 रुपीज का है। तो मुझे लगता है कि आगे जाके सिग्निफिकेंट हमें रैली मिल सकती है स्टॉक प्राइस में देखने को। आप यही कंपेयर करोगे आईडीबीआई बैंक के साथ। आईडीबीआई बैंक ने आप देखो तो लास्ट 13 क्वार्टर से कंटिन्यूअसली यहाँ पे लॉस पोस्ट किया है, और टोटल जो लॉस है वो 43,000 करोड़ का है। और यहाँ पे आप कंपेयर करोगे लास्ट क्वार्टर्स, 2 क्वार्टर्स यानी मार्च का क्वार्टर और 2021 का फर्स्ट क्वार्टर यानी जून का क्वार्टर, यहाँ पे उन्होंने कंटिन्यूअसली 2 क्वार्टर्स में प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2020 का क्वार्टर भी उन्होंने प्रॉफिट ही पोस्ट किया था पीबीटी लेवल पर। तो यदि आप आईडीबीआई बैंक का शेयर प्राइस देखोगे तो 17 रुपीज लो बनाने के बाद में ये जो शेयर प्राइस है वो लगभग 64-65 रुपीज तक का उसने हाई बनाया था। तो यदि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2021 में इंप्रूवमेंट करता है, यानी कुछ प्रॉफिट पोस्ट करता है, मेरे अकॉर्डिंगली जो कंप्लीट ईयर का प्रॉफिट होगा 2021 का वो लगभग 300-350 करोड़ के आसपास होना चाहिए। तो यदि वो प्रॉफिट पोस्ट करता है तो सिग्निफिकेंट यहाँ पे हमें रैली दिखाई दे सकती है। ये सिचुएशन बाकी बैंक्स के लिए नहीं होगा, क्योंकि 2020 ईयर में उन्होंने काफी ऑलरेडी अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया था, तो उसके कंपैरिजन में 2021 में उनको काफी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल में स्टॉक प्राइस भी आप देखोगे तो इतना ज्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि बुक वैल्यू 30 रुपीज का है और फिलहाल में जो स्टॉक प्राइस है वो 33 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यदि सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में बैंक प्रॉफिट पोस्ट करती है तो यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट री रेटिंग स्टॉक प्राइस में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल में मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मेरे जो सारे होल्डिंग्स है उसमें मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, मैं कंटिन्यूअसली उसको आगे जाके भी होल्ड करूंगा, और ये एक मेरा लॉन्ग टर्म का होल्डिंग है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आप आगे जाके भी देख सको, इसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये वीडियो आप आगे फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि ऐसे जो सारे अलग अलग वीडियोस मैंने क्रिएट किए हैं, काफी डिटेल में मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया है वैल्यू एजुकेटेड चैनल पे, इससे उनको भी काफी बेनिफिट मिल जाएगा।